कमरे से आती खुल की आवाज ने मानो सीना चीर के ही रख दिया था उसका। खास खास के कमला अम्मा चारू को बुला रही थी। करमजली, जरा आके मेरे बर्तन तो उठा ले। आज ये नई बात नहीं थी कि चारू को करमजली के नाम से पुकारा जा रहा था। उस नाम को सुनते सुनते वो अपना नाम शालिनी भूल चुकी थी, जिसे उसके माँ बाप ने बहुत प्यार से रखा था। जैसा नाम था वैसा ही उसका व्यवहार था। चुपचाप रहना, शालीनता से अपनी जिम्मेदारियां निभाना। कहने को चारू बहू थी, पर नौकरानी से ज़्यादा इज्जत नहीं थी उसकी इस घर में। 7 बरस पहले चारू इस घर में कमला की बहू बनकर आई थी। चारू कमला की एकमात्र बहू थी। कमला ने रघु को 4 बेटियों के जन्म के बाद पाया था। काफ़ी मन्नतों के बाद रघु पैदा हुआ था। बड़ी बहनों का चहेता था रघु, और तो और कमला ने भी उसे सिर पर चढ़ा रखा था। उसका पढ़ाई पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। राजसी ठाठ अभी भी कमला के छूटे नहीं थे। राजा महाराजाओं के समय में कमला के पति कुंवर राज राजमहल में राजपुरोहित का हुआ करते थे। राजाओं का जमाना अब लग चुका था। कमला जब ब्याह के आई तब ठीक ठाक हालात थे। खान पान रहन सहन काफ़ी नवाबों वाला था। धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। नाम के ठाट रह गए। एक के बाद एक 4 बच्चे हो गए। 4 लड़कियां हो गई बेटे के इंतजार में। 5वां बच्चा रघु था। खजाना कब तक नवाबी शौक को पूरा करता। खाली होता जा रहा था, अंदर से खाली, पर बाहर कमला का रुआब अभी भी जमींदारों वाला ही था। इसी खाली खजाने के गम में कुंवर राज ने दम तोड़ दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी कमला के ऊपर आ गई, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं दिखता था। वही शाम को मुंह में बीड़ा दबाकर आंगन में पीपल के चबूतरे पर पालती मारे चौपाल लगाती। सारे गांव की खबर लेना, किसकी किससे लड़ाई हुई, किसके घर कौन आया, किसका घर में क्या हाल है, ये सब मानो कमला को जानना जरूरी था। रो के पूछती और हंस के गाने वालों में से थी वो। अपने फटे का पता नहीं, पर दूसरों के फटे में जरूर टांग अड़ाने में आनंद आता था। माँ को देख कर बेटियां भी इसी तरह की हरकतें करती थी। बातों बातों में फंसाकर कमला ने अपनी 4 बेटियां किसी न किसी के पल्ले बांध दी। बाहरी चमक देखकर लोग मूर्ख बन जाते और कमला की बातों में आ जाते और रिश्ता जोड़ लेती थी। अब बारी रघु की आई। बच्चों की अधूरी परवरिश के कारण पढ़ाई लिखाई तो कोसों दूर थी। बस राजसी तमगे के कारण रिश्ते आ रहे थे, जिन्हें कमला इनकार कर रही थी। उसे तलाश थी ऐसे घर की जो उसकी खोई पूंजी वापस लेकर भर दे। ईश्वर सब देखता है, पर पास के गांव के जमींदार के घर से रघु के लिए रिश्ता आया। वो बहुत अमीर थे। उनकी अकेली लड़की थी चारू। बस कमला को हर हाल में उसे बहू बनाना था। लोगों से जोर लगवाकर कमला ने रिश्ता पक्का करवा लिया। खूब धूमधाम से शादी हुई। गहने कपड़े न जाने क्या क्या शादी में मिला। एक चीज़, संस्कार, जिसकी कमी कमला के घर में थी, चारू के रूप में वो गलती से आ गई, जिसकी कमला को कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ दिन तक तो सब अच्छा चलता रहा। फिर कमला की मांग बढ़ती गई। मायके जाती तो चारू को अपने मायके से लाने वाले सामान की लंबी लिस्ट मिलती लाने के लिए, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। इस बार जब वो गई तो कुछ नहीं लाई, बस अपनी माँ की एक जरी की साड़ी, जो चारू की नानी ने उसकी माँ को दी थी। उस साड़ी का महत्व केवल उसका परिवार ही जानता था। इतने गरीब घर में आकर भी कभी उसने अपनी असलियत अपने माँ बाप को नहीं बताई। लेकिन अब वहाँ से कुछ नहीं लाना चाहती थी। बस वह अपने घर से 5 मीटर आंचल लाई, जो हर परिवार की मर्यादा होती है अगर समझो तो। अब कमला का व्यवहार भी बदल गया। वो चारू को करमजली कहने लगी, जैसे उसने ही सारा घर खा लिया हो। दहेज की रकम से घर अच्छा चल रहा था, पर चारू ने अब घर से कुछ न लाने की ठान ली थी। घर के हालात देख रघु अपने दोस्त की दुकान पर बैठने लगा। जो थोड़ा मिलता उसी से चारू घर चलाती।
चारू घर के काम में लगी रहती। इसी बीच चारू पेट से हो गई, लेकिन कमला वह गाली गलौज चौपाल पर बहू की चुगलियों से बाज नहीं आती थी। दूसरों के साथ अपने घर की भली बुरी भी पो देती थी। बहू पर बिल्कुल ध्यान नहीं था उसका, बस खुद जवान सी बनी ठनी रहती। थोड़े समय बाद चारू ने नन्ही परी को जन्म दिया। कमला ने अंदर से ही चिल्लाकर दाई से पूछा, क्या जना है? करम जली ने। लक्ष्मी आई है अम्मा, दाई की अंदर से आवाज आई। कमला ने तुरंत कहा, अरे नागिन आई है डसने, एक क्या कम थी, घर खाने दूसरी भी आ गई। और चारू के धैर्य की मिसाल शायद कोई था ही नहीं। वो सदा की तरह चुप रही और अपना काम करती रही। बस रघु ही था जो उसे सांत्वना देता रहता था। परिस्थितियों और कम खुराक ने चारू को बिस्तर पर ला दिया। सीने में दूध बन नहीं पा रहा था तो बच्ची भूखी ही सो जाती। कमला की खुराक में भी कभी कमी नहीं आ रही थी। उसकी आवाज़ और चौपाल वैसी ही थी जैसे चारू की शादी के समय थी। ऐसा नहीं था कि चारू की जुबान नहीं थी, लेकिन चुप थी तो केवल अपने संस्कारों के कारण। घर में काम की व्यस्तता से कभी वह अपनी माँ से मिलने न जा पाई। जब कभी याद आती तो माँ का दिया 5 मीटर का आंचल बाहों में भरकर सिसक लेती थी। कमला चारू की माँ से बिल्कुल विपरीत थी। जरा जरा सी बात पर चिल्लाना, गाली गलौज करना कमला के लिए आम बात थी। दूसरों ख्याल रखने में चारू अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी और दिनों दिन कमज़ोर और बीमार रहने लगी। कमला कुछ कम थी जो उसकी चारों बेटियां बिन बुलाई कई कई दिनों को मायके पड़ी रहती थी और माँ की जली कटी बातों में सहभागिता बाखूबी निभाती। चारू अब और कमज़ोर होती जा रही थी। काम का कुछ सहारा नहीं, बस काम बढ़ाने सारी बेटियां चली आती थी। संस्कार नाम के भी नहीं थे उनमें जो कमला बेटियों को देती। सिखाया तो बस ताने और गाली देना। देखते देखते बेटी लक्ष्मी भी चारू के आंचल में 5 साल की हो गई। काश एक संस्कारी आंचल चारू की माँ की तरह कमला के पास भी होता, जिसे वो अपनी बेटियों को विदा करते वक्त देती, जिसे बेटियां चारू की तरह मर्यादा में रहकर सहेजती। रघु काम में बिजी होने के कारण घर की अशांति को नहीं देख पा रहा था। शांत स्वभाव की चारू भी घर की खातिर उसे कुछ नहीं बताती थी। रघु सोचता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इसीलिए सब बहनों और माँ की मनमानी चल रही थी। चारू को हमेशा कमला यही ताने देती थी कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने इन्हें नाजों से पाला है, इनको वैसे ही रखना जैसे मैंने इन्हें रखा है, इन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं देना और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना। रघु चाहकर भी कमला के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता था। जब चारू बहुत घुटती तो कमरे में जाकर रो लेती थी। अपनी जिंदगी से समझौता, ख्वाहिशों का कत्ल उसे मजबूर कर रहा था। उसने खुद को जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ा दिया था। वो कहीं से भी बहू सी नज़र नहीं आती थी, नौकरानी की तरह रहती थी। बेटी लक्ष्मी भी काफ़ी समझदार और शांत थी। कमला के पास जाने से डरती थी क्योंकि वो शब्दों को समझ नहीं पाती थी। दादी से नागिन नाम सुनकर सहम जाती और फिर खेल में व्यस्त हो जाती थी। रघु दुकान से देर रात लौटता और खाना खाते ही सो जाता। चारू देर रात तक घर के कामकाज करके सोने जाती। तब तक रघु गहरी नींद में होता। बहुत सोचती थी कि कभी फुर्सत से वो दिल की बात रघु से करे, लेकिन उसे सोता देख उसको उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वो भी थक हार के सो जाती और रघु के उठने से पहले ही उठ जाती। शादी के 7 साल घर में लगे लगे कब गुजर गए पता भी नहीं चला और इस भाग दौड़ में रघु चारू अपनी ज़िंदगी जीने की शुरुआत भी न कर पाए। चारू की कमजोरी बीमारी में तब्दील हो चुकी थी। समय और पैसे के अभाव ने उसे सैया पकड़ने को मजबूर कर दिया। उस दिन सुबह से ही चारू को बेचैनी हो रही थी। उसकी उठने की क्षमता खत्म हो रही थी। आज पहली बार उसने रघु को घर पर रुकने को कहा। उसने अपने पास बैठाया और उसकी गोदी में सर रख लिया, मानो उसे जिंदगी मिल गई। आज तक कभी इतने करीब से वो रघु से नहीं मिली थी जितना आज,
दिल की बात करने का वक्त शायद उस पर बचा ही न था। फिर भी लड़खड़ाई जुबान से बोली, आप अपनी माँ को मेरी माँ का वो 5 मीटर आंचल जो उसने विदा के वक्त मुझे दिया था दे देना और बता देना कि इसे मेरी बेटी लक्ष्मी को इस घर से विदा होने पर ओढ़ा दे और वो इस आंचल की इज्जत बनाए रखे। हर माँ शायद इसीलिए अपनी बेटी को एक साड़ी देती है कि वो न भूले माँ के वचन और मर्यादा। हम उसका मतलब अभी तक समझ न सके। ये वस्त्र जो मायके से मिलते हैं वो संस्कारों को मर्यादित रखने के लिए होते हैं, दोनों घरों की इज्जत को ढांपने के लिए ही होते हैं। और शायद भाई भाभी भी इसी बात को याद दिलाने को हर त्योहार पर साड़ी देकर इस परंपरा को निभाते हैं। आज दिल की बात कहकर चारू सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन ये बात काफ़ी देर से कह पाई। इस बात को कहने की हिम्मत जरा जल्दी आती तो आज रघु को चारू को न खोना पड़ता। इस कदर भी संस्कारों को नहीं ओढ़ना चाहिए था तुम्हें। आज रघु ने ऊंची आवाज़ में बात की। किसके लिए तुम निभा रही थी? जरा मेरा भी सोचा होता कि मैं अब क्या निभाऊंगा तुम्हें खोकर। तुम रुको, मैं डॉक्टर को लाता हूँ। नहीं, चारू ने कहा और रघु को बाहों में जकड़ लिया। बस इसी बीच एक लंबी सांस खींचकर चारू ने सिर लुढ़का दिया और हमेशा के लिए शांत हो गई। रघु की आंखों में सन्नाटा और खामोशी थी। वो अब भी कुछ बोल ना पाया। सदा की तरह रघु में जैसे मानो काटो तो खून नहीं, वो सन्न रह गया। आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। आंसुओं की धारा रघु के कपोलों से टपक रही थी। वो भागकर माँ के कमरे में गया और माँ से बोला, चारू नहीं रही माँ। माँ से जो उत्तर मिला उससे रघु अचंभित रह गया। सदा की तरह कर्कश आवाज में बोली, कोई बात नहीं, और अच्छी आ जाएगी, सब्र रख। बस इस नागिन को भी निकाल दे। जिस दिन से आई है जीना हराम कर रखा है। रघु ने जहर का घूंट पिया और उल्टे पांव अपनी चारू के पास चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेरहम भी माँ होती है। आज रघु को चारू की सहनशीलता पर फक्र हो रहा था। कितने जल्लादों के बीच वो जी रही थी। एक वो चारू की माँ थी और एक मेरी ये माँ। इतना फर्क क्यों है? माँ तो दोनों ही थी। इस पहेली को कोई भी नहीं सुलझा सकता। आज रघु को मलाल था कि वो किस माँ की कोख से पैदा हुआ। बिल्कुल भी मोह नहीं, जिसने दिन रात केवल इसी घर को दिया। उसके प्रति इतनी निष्ठुर। पत्थर दिल भी किसी गैर की मौत पर अफसोस तो करता है, पर ये क्या? उसने सोचा, वाकई चारू सही कह गई कि कमला के 5 मीटर आंचल में किसी के लिए भी छांव नहीं थी। और चारू ने अपनी माँ के आंचल में सभी को समेट रखा। सबको समेटते समेटते आज वो खुद ही सिमट गई। भारी कदमों से रघु चारू की विदाई करने लगा। रघु ने चारू की माँ की वो संस्कारी साड़ी निकालकर चारू को ओढ़ा के ही अंतिम विदाई का निर्णय लिया और फिर लक्ष्मी को लेकर बिना सोचे समझे कभी खत्म न होने वाले सफ़र पर निकल पड़ा, जहाँ ऐसे बेरहम लोगों का साया भी उसकी बेटी लक्ष्मी पर न पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।